नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो महा रिवीजन शुरू सीरीज में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं छत्तीसगढ़ को। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के लेके आए हैं हम। ये छत्तीसगढ़ के 100 क्वेश्चन के माध्यम से जो है हम छत्तीसगढ़ के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सबको इसमें जो है लेके आए हैं। तो देखिए, इसमें जो है एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहते हैं उन टॉपिकों से जो प्रश्न लिया गया है, और ये प्रश्न एक कूट आधारित प्रश्न है। मुख्य रूप से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है कूट आधारित हैं। जैसे कि एग्जाम का पैटर्न रहता है उसी प्रकार के प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। तो इन 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है हम जल्द से जल्द जो है कवर करेंगे। इससे पहले हमने जो बाकी विषय कर लिया है, अगर आप उसे नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसके माध्यम से जो है आपका छत्तीसगढ़ का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पूरा जो है रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो प्रश्न है उन सबको हम यहाँ से रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए, जो प्रश्न दिए गए हैं उनसे पहले देखते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये कूट आधारित प्रश्न है पहला। यहाँ जो छत्तीसगढ़ प्रशासनिक विकास की प्रक्रिया में गुजरने एक राज्य बना, यह प्रक्रिया कालक्रम से सर जमाइए। तो जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसके प्रशासनिक विकास को कालक्रम अनुसार आपको जमाना है। तो यहाँ दिया गया क्या क्या दिया गया है, संभाग, मध्य प्रांत में शामिल, मध्य प्रदेश में शामिल, ब्रिटिश साम्राज्य में पूर्ण रूप से शामिल। तो इसका आपको कालक्रम बनाना है कि कौन कौन से कालक्रम के माध्यम से सबसे पहले क्या हुआ था। तो इसमें देखिए, सबसे पहले ये संभाग, तो संभाग ब्रिटिश काल में ही आया था। मध्य प्रांत जो है बाद में ब्रिटिश काल में ही आता है। तो सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य, तो ब्रिटिश साम्राज्य में पहले पूर्ण रूप से विकसित होता है। तो ये जो कब होता है, 1854 में होता है। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय होता है 1854 में। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद कौन सा आता है, तो यह मध्य प्रांत। तो मध्य प्रांत में जो शामिल कब होता है यह, तो उसके बाद देखिए मध्य प्रांत में शामिल कब हुआ, तो मध्य प्रांत का जब गठन किया गया था कब, 1861। तो 1861 में ही जो है ये मध्य प्रांत में शामिल होता है। 1861 इसके अंतर्गत जो है 3 जिले बनाए जाते हैं, जिसमें रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर होते हैं छत्तीसगढ़ क्षेत्र के 3 जिले। ठीक, तो यहाँ जो है 1861 में संभाग प्रणाली स्टार्ट होता है। ठीक, मध्य प्रांत में शामिल हुआ पहले 1861 में, उसके बाद फिर संभाग बनेगा। संभाग जो है कब होता है, 1862। तो 1862 में जो है संभाग प्रणाली स्टार्ट होता है छत्तीसगढ़ में। तो 1862 में संभाग प्रणाली। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश में शामिल कब हुआ, 1956 में। 1956 में। तो इसका कालक्रम अनुसार क्या हो जाएगा, पहले 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, उसके बाद 1 और 3। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगर देखिए, राज्य प्रतीक चिन्ह के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है आपको। तो राज्य का प्रतीक चिन्ह है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का, उसके लिए आपको कथन दिए गए हैं, उस कथन के आधार पर आपको सही सम्मिलित करना है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, राज्य प्रतीक चिन्ह को 4 अक्टूबर 2001 को स्वीकृत किया गया है। आपको यहाँ क्या देना है, सही उत्तर देना है, सत्य कथन करना है। तो देखिए 4 अक्टूबर लिखा है, तो ये जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्य प्रतीक को कब अपनाया गया था, 4 सितंबर को। 4 सितंबर को अपनाया गया था राज्य प्रतीक को, और वही 4 जुलाई को क्या हुआ था, हर्बल स्टेट, छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित किया गया था। तो यहाँ से आपको दोनों रिवीजन हो गया, तो ये जो है 4 होगा, तो ये जो है गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, अगला क्या दिया गया है, सुनहरे रंग की धान की बालियां प्रदेश की कृषि पद्धति एवं खाद्यान्न आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। तो ये सही है, कृषि पद्धति और खाद्यान्न को दर्शाता है सुनहरे रंग की धान की बालियां। उसके बाद देखिए, काला रंग का विद्युत चिन्ह प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता एवं संभावनाओं को दर्शाता है। तो यह भी जो है सही हो जाएगा। देखिए, हम जो है इसके लिए हम कौन सा बुक देखे थे, विनय कुमार पाठक। तो विनय कुमार पाठक की बुक में जो है ये जो काला रंग दिया हुआ है, विद्युत चिन्ह के लिए काला रंग दिया गया है, काला रंग। और वही हम किसके लिए देखे थे, जो हरिराम की बुक में देखे थे, तो उसमें क्या दिया था, नीला रंग दिखा था। तो आपको जो भी दिख रहा है दोनों में से अगर काला भी दिया है तो भी आप सही ले सकते हैं, और नीला भी दिया है तो भी सही ले सकते हैं। अगर हम जो ओरिजिनल लोगो देखेंगे तो लोगो में जो है इसे नीला रंग ही दिखाई देता है। ठीक, तो ये जो है विनय कुमार पाठक फिर से आपको दोबारा रिवाइज करने के लिए जो है यहाँ मैं डाला हूँ इसे। ठीक, तो इसके बाद आप देख सकते हैं। तो चलिए अगला देखिए, आप राज्य में तितली पार्क की पहचान करें। तो राज्य में तितली पार्क कहाँ है, इसकी आपको पहचान करना है। तो देखिए, पहला कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा गुमरडा अभ्यारण्य। तो देखिए तितली पार्क कहाँ है, तो राज्य में एकमात्र तितली पार्क है कहाँ, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में है, तो ये इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2। तो तितली पार्क कहाँ है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कौन सा राज्य, छत्तीसगढ़ में से कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य की तहसीलें के कर्क रेखा गुजरने का पूर्व से पश्चिम का सही क्रम बताना। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो कर्क रेखा गुजरता है तो आपको पूर्व से पश्चिम का क्रम बताना है, अर्थात इधर से, यहाँ पूर्व से लेकर के इस तरफ पश्चिम की ओर से बताना है। तो इधर पूर्व में कौन सा, अगर जिला में देखें तो कौन सा आता है, हमारा बलरामपुर जिला आता है, बलरामपुर। उसके बाद फिर कौन सा जिला आता है, उसके बाद आता है सूरजपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, उसके बाद कोरिया जिला, उसके बाद एमसीबी। इन 4 जिलों से होकर गुजरता है कर्क रेखा। तो इसी में देखिए, यहाँ जो है तहसीलों को पूर्व से पश्चिम अगर हम जमाएं तो सबसे पहले कौन सा तहसील आएगा, तो बलरामपुर का आता है कुसमी तहसील। तो बलरामपुर का कुसमी पहले आएगा। उसके पश्चात जो है ये सूरजपुर, सूरजपुर का कौन सा आता है, प्रतापपुर तहसील आता है, प्रतापपुर सूरजपुर का। और वही उसके बाद कोरिया जिला है, कोरिया जिले का सोनहत, सोनहत तहसील आएगा कोरिया जिले का। उसके पश्चात कौन सा आएगा, एमसीबी का कौन सा, भरतपुर। तो भरतपुर जो है इसमें आ गया, महेंद्र श्रीमेरी भरतपुर का भरतपुर। तो ये जो है इसका पूर्व से पश्चिम हो गए। अगर पश्चिम से पूर्व कहा जाता तो आप इसे उल्टा लिख देते हैं, तो भरतपुर, सोनहत, प्रतापपुर और उसके बाद कुसमी लिखते हैं। तो इस प्रकार आप जमा सकते हैं। आप ध्यान रखेंगे पूछा क्या गया है, इसके नाम से आपको जमाना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये। चलिए अगला देखिए, अब यहाँ
सुमेलित करना है। यहाँ फिर सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है। तो यहाँ आपको छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति बताना है। तो छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित राज्य, तो छत्तीसगढ़ की किस सीमा पर स्थित है राज्य और उसका दिशा बताना है। तो छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में आपको दिशा बताना है, ठीक। तो मान लीजिए ये एक छत्तीसगढ़ राज्य है यहाँ, तो उसके कौन कौन सी दिशा में कौन सा राज्य है इसे आपको बताना है। तो देखिए झारखंड, तो झारखंड कौन सी दिशा में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ है, तो झारखंड कहाँ है, तो इसका जो है उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व में स्थित है। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। झारखंड के लिए उत्तर पूर्व हो जाएगा। वही देखिए छत्तीसगढ़ उड़ीसा, तो उड़ीसा कहाँ है, तो यह जो है कहाँ है, ये इसको अगर पूर्व दिया है तो अगर पूर्व लेंगे, अगर पूर्व नहीं लिया है तो क्या दिया रहेगा, दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व तक के फैला हुआ है, पूर्व से लेकर दक्षिण पूर्व तक के फैला हुआ है उड़ीसा का विस्तार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। वही महाराष्ट्र का देखिए, तो महाराष्ट्र कहाँ है, महाराष्ट्र जो है यहाँ है। तो ये कहाँ है, ये जो है दक्षिण पश्चिम में है। तो ये कहाँ है, महाराष्ट्र जो है दक्षिण पश्चिम। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, 4। तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा महाराष्ट्र का। और वही देखिए मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश क्या है, तो मध्य प्रदेश कहाँ, इस तरफ है, ठीक। तो यहाँ तो है, तो क्या हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, उत्तर पश्चिम। तो इस प्रकार आप जो है मिलान कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस सेल समूह से बस्तर पठार का अधिकांश भाग आता है। तो किस सेल समूह में आता है बस्तर पठार का अधिकांश भाग, तो बस्तर पठार का अधिकांश भाग जो है आर्कियन सेल समूह से बना हुआ है। तो देखिए यहाँ गोंडवाना, कडप्पा और दक्कन दिया है, आर्कियन दिया है। यहाँ धारवाड़ नहीं दिया गया है, तो धारवाड़ और आर्कियन दोनों से बना हुआ है, ठीक। और छत्तीसगढ़ का भी पूरा देखें तो छत्तीसगढ़ का लगभग 50% जो है किससे बना हुआ है, आर्कियन से बना हुआ है। उसके बाद दूसरे नंबर में कौन सा आता है, कडप्पा। कुड़प्पा जो है इसका लगभग 30% जो है, छत्तीसगढ़ का 30% हिस्सा कुड़प्पा से, मुख्य रूप से जो मध्य छत्तीसगढ़ वाला भाग है वो। और वही गोंडवाना से कितना बना हुआ है, लगभग 17%। तो लगभग 17% गोंडवाना का हिस्सा है। उसके पश्चात आप देख सकते हैं दक्कन टेक का कुछ हिस्सा है और धारवाड़ का कुछ हिस्सा है, ठीक। और साथ में यहाँ विंध्य क्रम की भी चट्टानें कुछ रूप से पाई जाती है, ठीक। तो इतने प्रकार के पाए जाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में सेलचित। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ कथन दिए गए हैं, उसको आप देख के आपको सही उत्तर देना है। तो यहाँ क्या देना है, सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो देखिए सबसे पहला कथन क्या दिया गया है, यहाँ छत्तीसगढ़ बेसिन कडप्पा युग की सेल से बना हुआ है। तो छत्तीसगढ़ बेसिन कडप्पा से बना, छत्तीसगढ़ बेसिन अर्थात जो मध्य छत्तीसगढ़ के मैदान को छत्तीसगढ़ बेसिन कहते हैं। यह महानदी बेसिन का मध्यवर्ती भाग है जो नदियों द्वारा निर्मित है। तो ये भी सही है, महानदी का जो है मध्यवर्ती भाग है जो किसके द्वारा निर्मित है। तो यहाँ क्या दिया गया है, सत्य कथन। तो देखिए यहाँ सत्य कथन दिया गया है, तो ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यह कडप्पा सेल नदियों द्वारा निर्मित मैदान में पंखाकार आकृति में बना हुआ है। तो हम देखे थे कि जो मध्य छत्तीसगढ़ है उसका आकार कैसा है, पंखाकार आकृति है। तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा, तीनों उत्तर का सही हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। तो आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर है। चलिए अब देखिए यहाँ दिया गया है, अब यहाँ प्रशासन से समझ सकते हैं आप इसे। तो उप मुख्यमंत्री का पद क्या है, संवैधानिक पद है, कानूनी पद है। संविधान में उप मुख्यमंत्री जैसे कोई पद नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। न ही उप मुख्यमंत्री का कोई पद दिया है संविधान में और न ही उप प्रधानमंत्री का दिया हुआ है, ठीक। तो ये जो है बस जो है बनाया जाता है राजनीतिक रूप से। तो राजनीतिक पद है कह सकते हैं उप मुख्यमंत्री को, यह जो है संविधान में नहीं दिया गया है। चलिए अगला देखिए, लहसुन पाट सामरी पाट की किस दिशा में स्थित है। तो आपको बताना है लहसुन पाट की स्थिति को सामरी पाट की स्थिति के अनुसार। तो यह कौन सी दिशा में स्थित है, तो देखिए यहाँ जो है सामरी पाट है, तो सामरी पाट के इस तरफ अर्थात कहाँ, पश्चिम में जो है क्या स्थित है, लहसुन पाट। तो ये सामरी पाट है, तो इसके पश्चिम दिशा में स्थित है लहसुन पाट। तो कौन सा जाएगा होगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, लोरो घाटी के संबंध में सत्य कथन क्या है। तो लोरो घाटी के संबंध में आपको सत्य कथन बताना है। तो लोरो घाटी को यह फूलों की घाटी कहलाता है, तो ये फूलों की घाटी कहलाता है, लोरो घाटी को सही है ये, ठीक। अगर देखिए यह 2 पहाड़ों के नीचे या बीच वाली खाली जगह है, तो घाटी है, तो घाटी को क्या कहा जाता है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। ये जो है 2 पहाड़ों के बीच या नीच वाली जगह है, तो ये गलत हो जाएगा। तो जो 2 पहाड़ों के जो बीच रहता है उसे जो है रास्ता कहते हैं। तो घाटी जो है ये नहीं कहलाता है, 2 पहाड़ों के बीच की जो है रास्ता या दर्रा कहा जाता है इसे, ठीक। तो ये जो है गलत हो जाएगा, 2 गलत हो जाएगा। यह घाटी 3 मोड़दार चट्टानों का है, तो यहाँ 3 मोड़दार चट्टानें हैं, याद रखेंगे यहाँ 3 मोड़दार चट्टानें हैं। तो ये जो है सही है। यह जसपुर पाट का हिस्सा है, तो ये भी सही है, लोरो घाटी जसपुर पाट में स्थित है। यह सामरी कुसमी पाट का भाग है, तो ये गलत हो जाएगा। सामरी कुसमी पाट जो है ऊपर में है, उसके बाद जो है नीचे में जो है कौन सा, जसपुर पाट है। जसपुर पाट या फिर उसे नीच पाट भी कहते हैं, उसका हिस्सा है लोरो घाटी जो जसपुर में स्थित है। तो उसका ऑप्शन जो होगा सी हो जाएगा। 1, 3 और 4 जो है सही है और 5 और 2 गलत हैं। चलिए अगला देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश में कौन सा पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है। तो आपको बताना है राजनांदगांव जिले में स्थित पहाड़ को। तो देखिए सिहावा पहाड़ यह धमतरी में स्थित है। उसके बाद ये गदिया पहाड़, तो गदिया पहाड़ कहाँ स्थित है, तो ये गदिया ये जो है गदिया पहाड़ से तात्पर्य जो है वो ये कांकेर में जो स्थित है पहाड़ उससे है। उसके बाद देखिए दल्हा पहाड़, तो दल्हा पहाड़ कहाँ स्थित है, तो ये जो है अकलतरा में स्थित है, जांजगीर चांपा अकलतरा में स्थित है। उसके बाद देखिए इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा दल्हा पहाड़ बलौदा बाजार में स्थित है, बलौदा बाजार में, ठीक, दल्हा पहाड़। उसके बाद देखिए इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सभी जो है अलग अलग स्थानों पर स्थित है। अगर देखिए इसमें आप सम्मिलित करना है, सूची 1 और सूची दे गए हैं, पहाड़ दिए हैं और जिला दिया गया है। तो देखिए यहाँ पहाड़ और जिला को आपको सम्मिलित करना है। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ कौन कौन से पहाड़ आप जान रहे हैं। तो देखिए प्रज्ञागिरी की पहाड़ी ये राजनांदगांव में है।
तो दलहा पहाड़ वही जांजगीर चांपा में जो अकलतरा में स्थित है वही दलहा पहाड़ है। ठीक, तो दलहा पहाड़ कहाँ हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा दलहा पहाड़ जांजगीर चांपा में। तो जांजगीर चांपा में दलहा पहाड़ अकलतरा में स्थित है। उसके बाद देखिए बिजौरा पहाड़, तो बिजौरा पहाड़ कहाँ है, तो बिजौरा पहाड़ जो है ये जो है लोरमी पेंड्रा लोरमी के पठार में स्थित एक पहाड़ है बिजौरा पहाड़। वही सेनबेरा पठार को आप जानते हैं कि कहा है, गरियाबंद और महासमुंद में लगा हुआ है सोनबेरा का पठार, तो दोनों को ले सकते हैं, गरियाबंद या महासमुंद। और प्रज्ञागिरी तो आप जान रहे हैं राजनांदगांव के डोंगरगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। चलिए अगला देखिए, केशकाल घाटी तेलिन घाटी किन दो भौतिक क्षेत्रों के लिए सीमा बनाती है, तो केशकाल घाटी या तेलिन घाटी किन दो भौतिक क्षेत्रों के मध्य सीमा बनाती है, तो आप बता सकते हैं कौन कौन सा, एक जो है बस्तर का छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार, इन दोनों के मध्य जो है सीमा बनाती है। तो उत्तर में जो है छत्तीसगढ़ का बेसिन है, महानदी और गोदावरी नदी के बीच अपोहा तंत्र जल विभाजक के रूप में भी जाना जाता है केशकाल घाटी। और देखिए ऊपर में जो है छत्तीसगढ़ बेसिन है, महानदी बेसिन, और नीचे में दंडकारण्य पठार है, बस्तर का पठार है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित कथन में से के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ दो कथन दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का आंसर बताना है। तो देखिए पहला कथन क्या है, छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं चलती है। तो छत्तीसगढ़ में जो है शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं चलती हैं। तो ये क्या है, सही है, क्योंकि शीत ऋतु में ही जो है उत्तर पूर्वी मानसूनी अर्थात जो वापस आने वाली मानसून है, तो वापस आने वाली मानसून शीत ऋतु में ही वापस आता है। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन की दक्षिणी पश्चिमी मानसून अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा करती है, तो ये गलत है। तो जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून से तो वर्षा होती है छत्तीसगढ़ में, पर अधिकतम वर्षा कहाँ से होता है, हमारा बंगाल की खाड़ी से। तो बंगाल की खाड़ी से जो है हमारा अधिकतम वर्षा होता है। ठीक, चलिए अगला देखिए, कर्क रेखा की, तो यहाँ कौन सा आया, पहला जो है गलत था कथन, पहला कथन जो है सही था और दूसरा कथन जो है गलत था। ठीक, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगर देखिए कर्क रेखा की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ किस कटिबंध क्षेत्र में आता है, तो कर्क रेखा के अनुसार कौन से क्षेत्र में आएगा, तो छत्तीसगढ़ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आएगा हमारा छत्तीसगढ़। चलिए अगला देखिए, यहाँ कौन सा इसकी स्थिति को कर्क रेखा के आधार पर पूछा गया था। चलिए अगला देखिए, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में निम्न में से किन कारणों से औसत रूप से तापमान कम रहता है, तो किन कारणों से औसत रूप से तापमान जो है कम रहता है, अक्षांश रेखा की ऊंचाई ये भी कारण रहता है। ठीक, तो अक्षांश रेखा उत्तर पूर्वी क्षेत्र पूछा है, तो उत्तर पूर्वी अर्थात जो मैन पाट क्षेत्र है उस क्षेत्र की बात करें, जसपुर और मैन पाट, वहाँ का औसत तापमान कम क्यों रहता है, उसका कारण है अक्षांश रेखा एवं इसका ऊंचाई। बाकी समुद्र से ऊंचाई तो उतना ही है, हिमालय की निकटता उतना ही है, तो ये सब जो बाकी क्षेत्रों के लिए भी है, पर अक्षांश रेखा और उनकी ऊंचाई जो है ज्यादा है, इस कारण जो है इस क्षेत्र में उत्तर पूर्वी क्षेत्र छत्तीसगढ़ के उसमें ज्यादा औसत तापमान कम रहते हैं, वहाँ ज़्यादा ठंडी होता है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ राज्य दिए गए हैं और हवाओं को सुमेलित करना है, तो क्या क्या नाम से जाने जाते हैं हवाओं को, तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो है क्या क्या नाम से जाते हैं, लू, तो लू होता है छत्तीसगढ़ राज्य में। और दूसरा देखिए पश्चिम बंगाल में जो है जो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को छत्तीसगढ़ में लू कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में उसे क्या कहा जाते हैं, काल बैसाखी कहते हैं, और कर्नाटक व केरल में उसे चेरी ब्लॉसम कहते हैं। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे। चलिए अगला है, छत्तीसगढ़ में वार्षिक वर्षा के वितरण के संबंध में निम्न कथन पर असत्य कथन आपको बताना है। तो यहाँ असत्य कथन पूछा गया है, अधिकतम वर्षा जसपुर पाट, रायगढ़ बेसिन और चौड़ाढाल में होता है। दूसरा, कम वर्षा शिवनाथ पार्क मैदान में होता है, तो इसमें कम वर्षा जो है शिवनाथ पार्क के मैदान। उसका छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी बेलाडीला को पहाड़ी कहते हैं। उसके प्रदेश में वर्षा क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर है, तो देखिए यहाँ जो है उत्तर हो जाएगा सी, तो यहाँ गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा सी। तो देखिए छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसका कहते हैं, हम जो है चेरापूंजी जो है किसे कहते हैं, अबुझमाड़ की पहाड़ी को कहते हैं। तो यहाँ बेलाडीला लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला देखिए आप, क्या छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण पर्वतों की स्थिति द्वारा प्रभावित होती है, तो यहाँ देखिए पर्वतों की स्थिति द्वारा प्रभावित होती है कि नहीं ये पूछा गया है, तो यहाँ प्रभावित होता है। पर्वतों की स्थिति जो है वो किसको, छत्तीसगढ़ में जो वर्षा है उसे प्रभावित करती है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में कछार मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ की कछार मिट्टी, तो कछार मिट्टी किसे कछार के नाम से जानते हैं, तो जो काली मिट्टी है उसे कछार कहते हैं, कछारी मिट्टी कहते हैं काली मिट्टी को। तो ये कहाँ पाया जाता है कछारी मिट्टी, देखिए उच्च भूमि ढलानों में, पहाड़ प्रदेशों में, जहाँ लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। देखिए महानदी एवं उसके सहायक नदियों के तटीय क्षेत्रों में, तो ये सही है, महानदी और उसकी सहायक नदी के तटीय क्षेत्रों में क्या कछारी मिट्टी पाया जाता है। तो कछारी मिट्टी जहाँ उत्पादन अच्छा हो, काली मिट्टी उन्हें कहा जाता है। आगे देखिए, लाल पीली मिट्टी में निम्नलिखित में से क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, तो लाल पीली मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, देखिए यहाँ जो है नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है लाल पीली मिट्टी में। तो जिसमें भी जो है क्या हो, जिसमें भी उत्पादन वाली क्षमता रहते हैं उसमें जो है नाइट्रोजन पाए जाते हैं। अगला देखिए, सुमेलित करना है आपको, पहले में दिया है कारक और दूसरे में मिट्टी का प्रकार, तो कारक और मिट्टी का प्रकार दिया है। तो फेरिक ऑक्साइड, तो फेरिक ऑक्साइड कौन सा कलर के लिए रहता है, तो मिट्टी का रंग आपको बताना है, कौन से की कारक के कारण जो है उसका रंग रहता है। तो फेरिक ऑक्साइड के कारण जो है कौन सा रंग होगा, पीला रंग, तो फेरिक ऑक्साइड पीला रंग के लिए होता है। और फेरस ऑक्साइड, तो फेरस ऑक्साइड जो है लाल रंग के लिए हो जाता है। और फेरिक टाइटेनियम यह जो है काला रंग करने के लिए हो जाता है मिट्टी को।
अगला देखिए, सिद्ध बाबा जलाशय की स्थिति असत्य है। तो सिद्ध बाबा जलाशय के संबंध में, उसकी स्थिति के संबंध में क्या असत्य है आपको बताना है। तो पहला है जिला खैरागढ़ छुई खदान। तो सिद्ध बाबा जलाशय यह कहाँ स्थित है उसके संबंध में बताना है, उसकी स्थिति के संबंध में असत्य है। तो खैरागढ़ में स्थित है, ये सही है। दूसरा है नदी लमती नदी में स्थित है, ये भी सही है, सिद्ध बाबा जलाशय लमती नदी। तीसरा देखिए, इसका लाभ खैरागढ़ और बेमेतरा और दुर्ग 3 जिलों को होता है, तो ये भी सही है। खैरागढ़ बेमेतरा 3 जिलों को जो है लाभ होता है सिद्ध बाबा जलाशय से। तो सिद्ध बाबा इनके संबंध में कोई भी असत्य नहीं है। तो खैरागढ़ में है, लामती नदी में, खैरागढ़ बेमेतरा और दुर्ग 3 जिलों को जो है इससे लाभ होता है। चलिए अगला देखिए, अब यहाँ फिर से कथन और कारण आधारित प्रश्न है। तो कथन और कारण आपको कथन पढ़ना है, उसके बाद कारण को देख के आपको आंसर देना है। तो देखिए पहला कथन क्या है, काली या कन्हार मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है। तो ये सबसे अधिक होती है, काली या कन्हार मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। उसके बाद देखिए, काली या कन्हार मिट्टी में चिका की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो देखिए हम कछारी मिट्टी जो पढ़े हैं, कछारी मिट्टी अर्थात किसे कहते हैं, जो लाल पीली मिट्टी होती है, लाल पीली मिट्टी उसे जो है कछारी कहते हैं, और काली मिट्टी को कन्हार कहेंगे। ठीक, कन्हार इसके कहते हैं, और इसे क्या कहा जाते हैं, और रेगुर मिट्टी कहा जाता है, रेगुर कपासी मिट्टी कहा जाता है। ठीक, और जो दोनों का मिश्रण होता है काली मिट्टी का और लाल पीली मिट्टी का, वो दोनों डोरसा मिट्टी कहलाता है, दोनों के गुण रखते हैं उसे। तो देखिए यहाँ क्या है, काली या कन्हार मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो काली मिट्टी का सर्वाधिक होती है। काली या कन्हार मिट्टी में चिका की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो इसमें चिका की मात्रा भी जो है सर्वाधिक होता है, और इसका कारण वही है कि इसका जल धारण क्षमता ज्यादा होता है, इसी कारण जो है इसका चिका की मात्रा अधिक होगा। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, और ये सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में वन भैंसा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कहां से 5 मादा वन भैंसा को लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो चलिए बताइए, अब कहां से जो है लाने वाले हैं 5 वन भैंसा को। तो हम जो छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ रहे थे उस समय हम इसमें चर्चा भी किए थे। तो कौन सा है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम के, वहां से जो है वन भैंसा हमारे छत्तीसगढ़ में विलुप्त हो रहा है, उसे संरक्षण देने के लिए वहां से 5 वन भैंसा को जो है लाने का तय किया गया है। ठीक, अगला देखिए, कथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं, इसका आपको सही उत्तर देना है। तो देखिए पहला है, महानदी का उद्गम धमतरी जिले के सिहावा पर्वत के निकट से हुआ है। तो ये सही है, महानदी का उद्गम यहीं से हुआ, सिहावा पर्वत के निकट से। रायपुर और दुर्ग जिला दोआब का निर्माण महानदी व शिवनाथ नदी द्वारा किया जाता है। तो ये क्या है, तो ये भी जो है सत्य है। तो दोनों कथन जो है सत्य हो जाएंगे। महानदी धमतरी के सिहावा पर्वत से, और रायपुर और दुर्ग के दोनों जो क्षेत्र है, दोनों जिले के क्षेत्र वो दोआब है, और किससे बना हुआ है, महानदी और शिवनाथ नदी से। अगला देखिए, दो फिर कथन वाले हैं। तो देखिए पहला कथन है, गंधेश्वर मंदिर शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। तो गंधेश्वर नदी शिवनाथ नदी के तट पर है, यहाँ असत्य पूछा गया है, याद रखेंगे यहाँ असत्य। तो ये जो है गंधेश्वर मंदिर कहाँ है, ये महानदी के तट पर कहाँ स्थित है, सिरपुर में स्थित है। ठीक, सिरपुर में गंधेश्वर मंदिर है, वो महानदी के तट पर स्थित है। दूसरा देखिए, मांड और महानदी के संगम पर चंद्रहासिनी देवी का धार्मिक स्थल है। तो मांड महानदी के संगम पर चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है, और कहाँ है ये, सिवरी नारायण। तो सिवरी नारायण सॉरी चंद्रपुर में जो है इसका है, चंद्रपुर में मांड नदी और कौन सा, मान नदी और महानदी के संगम पर चंद्रहासिनी देवी का मंदिर स्थित है। तो इसका कथन कौन सा, दो कथन सही है, दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। तो यहाँ असत्य कथन पूछा गया है, तो इसका आंसर एक हो जाएगा, केवल एक जो है सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथन को पढ़ना है आपको, और यहाँ कौन सा सही उत्तर बताना है आपको, सत्य कथन बताना है। देखिए, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र की प्रमुख सहायक नदी लावा नदी का एवं शंख नदी है। तो लावा नदी एवं शंख नदी जो है ब्राह्मी अपवाह तंत्र की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। उसके बाद दूसरा कथन देखिए, दूसरा कथन क्या दिया गया है, बंजर व ताड़ा नदी नर्मदा अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी है। तो ये सही, ये भी सही है। तो बंजर और ताड़ा किसका, नर्मदा अपवाह तंत्र की है, और लावा और शंख नदी जो है ब्राह्मणी अपवाह तंत्र की है। बंजर नदी का उद्गम बंजारी टोला के समीप होता है। तो बंजारी टोला यह कहाँ स्थित है, कवर्धा में स्थित है। ये कवर्धा में बंजारी टोला, वहां से जो है बंजर नदी का उद्गम होता है। तो ये जो है तीनों कथन जो है सत्य हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए, अब यहाँ लंबाई के अनुसार जो है आपको अवरोही क्रम में जमाना है नदियों को। तो देखिए अवरोही क्रम पूछा गया है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में। तो घटते क्रम में जमाना है, तो सबसे पहले बड़े को रखना है आपको, सबसे बड़ा जो नदी है उसे, उसके बाद जो है उससे छोटे को। तो यहाँ देखिए कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले शिवनाथ दिया है, इंद्रावती, हंसदेव और लीलागढ़, ये 4 नदी को दिया गया है। तो आप इसे अगर क्रम से जमाएंगे तो कौन कौन सा पहले आ जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, शिवनाथ सबसे बड़ा है, उसके बाद इंद्रावती, हंसदेव, फिर लीलागढ़। तो इनका क्रम जो है यही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, छत्तीसगढ़ का सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे कम सिंचित जिला है दंतेवाड़ा। ठीक, तो हम जो सब पढ़े हुए हैं, तो बस एक बार रिवाइज करना है, इसलिए जो है एमसीक्यू को थोड़ा जल्दी करते हैं। तो देखिए यहाँ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत जो प्रमुख योजना शामिल है, और उसका जो है सिंचाई का रकबा दिया गया है, तो आपको सम्मिलित करना है। तो देखिए इनका रकबा, केलो सिंचाई परियोजना, तो केलो सिंचाई परियोजना कितना है इसका, 11,515 स्क्वायर किलोमीटर हेक्टेयर में है केलो सिंचाई परियोजना। वही खारंग परियोजना कितना है इसका, 8,300 में है। और वही देखिए मनियारी सिंचाई परियोजना का 22,810 है। तो 1 2 3 सही सम्मिलित हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका टोटल पूछा जाए तो इसको टोटल को आप जो है काउंट कर लेंगे, तो 5 हो गया, 1 हो गया, उसके बाद कितना हो जाएगा 8 5 फिर, तो इसे जब आप काउंट करेंगे तो टोटल कितना आता है इसका, तो इसका कितना हो जाता है 42,625। तो 42,625 जो है इसका हो जाता है टोटल हेक्टेयर में कितना जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हमारे छत्तीसगढ़ से शामिल सिंचाई परियोजना है। ठीक, उसके बाद देखिए
राज्य में खनिज उत्पादन संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। तो यहाँ असत्य कथन चुनना है आपको खनिज उत्पादन से संबंधित। तो देखिए लोहा का सर्वाधिक उत्पादन दंतेवाड़ा जिले में होता है। दूसरा देखिए टीन का सर्वाधिक उत्पादन सुकमा जिले में होता है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। लोहा का सर्वाधिक उत्पादन दंतेवाड़ा में होता है, जो बैलाडीला क्षेत्र है वहाँ। टीन का सर्वाधिक उत्पादन जो है सुकमा में होता है। तांबे का सर्वाधिक उत्पादन बस्तर में होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तांबे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो ये जो है ये सरगुजा क्षेत्र में होता है। तो सरगुजा जसपुर क्षेत्र में होता है, जो मेन पार्ट क्षेत्र है वहाँ। तो अभी जो उत्पादन कहाँ हो रहा है और सबसे ज्यादा, तो यहाँ उत्पादन पूछा गया है, तो उत्पादन कहाँ होता है, तो ये जो है कोरबा में होता है। ठीक, तो कोरबा में जो है तांबे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चूना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होगा, बलौदा बाजार में, तो ये भी जो है सही है। चूना के लिए बलौदा बाजार हो गया और टीन के लिए सुकमा और लोहा के लिए दंतेवाड़ा हो जाएगा। चलिए अगर देखिए सूची दिए गए हैं और इसमें जो है नदी नालों को दिया गया है, जलाशय दिए हैं और नदी नाला, तो कौन सा जलाशय किस नदी में स्थित है आपको बताना है। तो ये भी पढ़ा हुआ चीज है। तो आप देखिए पहले देखिए, आप तो देख सकते हैं ऑप्शन एक पहला है कुंवरपुर। तो कुंवरपुर ये कहाँ स्थित है, तो कुंवरपुर आप याद रखेंगे ये कहाँ स्थित है, तो ये जो है चुल्हट नाला में है। तो चुल्हट नंबर उत्तर में है, ये उत्तर छत्तीसगढ़ में। उसके बाद देखिए श्याम, तो दूसरा जो है श्याम, तो श्याम कहाँ है, घुनघुट्टा नदी में है। तो घुनघुट्टा नदी में है। और वही सीकासार बांध जो है पैरी नदी में है। तो सीकासार का तो आपको पता है पैरी नदी में स्थित है, तो यहाँ से लगा लेंगे आप उत्तर। अगला देखिए आप, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत छत्तीसगढ़ की पहली 6 लेन सुरंग लेन का निर्माण किस कॉरिडोर के अंतर्गत किया जा रहा है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा था। 6 लेन जो है रोड बनाया जा रहा है, तो ये कहाँ बनाया जा रहा है, जो है पहले भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत पहला 6 लेन सुरंग बनाया जा रहा है। तो ये कहाँ से कहाँ तक के लिए बनाया जा रहा है, रायपुर से जो विशाखापट्टनम कॉरिडोर है उसी के मध्य जो है कोंडागांव में बनने वाला है। तो कोंडागांव में बनने वाला है यह 6 लेन सुरंग। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृषि एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रोत्साहन देने हेतु निम्नलिखित निगमों की स्थापना की गई। तो कौन कौन से इस निगम जो है किसके लिए, कृषि एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिए कार्य करते हैं। तो इसमें से बताइएंगे कौन से जो है। तो देखिए इसमें जो है नाफेड, तो ये जो है ग्रामीण विकास के लिए कार्य करता है। तो निगम स्थापित किया गया है किसी के लिए, कृषि और सार्वजनिक वितरण के लिए। तो कृषि के लिए आप देख सकते हैं बीज एवं कृषि विकास निगम हो गया। दूसरा है राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, तो राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति। और तीसरा जो है राज्य कृषि साख निगम, तो ये तो जो है ऋण देते हैं राज्य साख निगम। राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति ये किसके लिए, तो ये जो है कृषि के लिए कौन सा है, राज्य कृषि एवं कृषि हो गया। और सार्वजनिक वितरण के लिए राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति। तो ये दो है, 2 और 3 जो है इसके संयुक्त हो जाएंगे। आगे देखिए जोत और उसका क्षेत्रफल दिया गया है, आपको उसे सम्मिलित करना है। तो देखिए बृहद, तो बृहद क्षेत्र के अंतर्गत कितना आ जाएगा, तो सबसे सीमांत से आपको देखिए, तो यहाँ आप जो है लंबाई के आधार पे बढ़ा देंगे, जैसे जैसे बढ़ा हुआ है उसी के आधार पे। तो सीमांत में सबसे कम वाला आ जाएगा। तो सबसे कम वाला क्षेत्र कौन सा है, सीमांत के लिए 1 हेक्टेयर से कम सीमांत। और लघु में जो है 1 से 2 हेक्टेयर वाला आ जाते हैं। मध्यम से जो है 2 से 4 हेक्टेयर। और बृहद से जो है 4 से 10 हेक्टेयर के क्षेत्र आ जाते हैं। चलिए उसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र निम्नलिखित इकाइयों में विभाजित है। तो कौन कौन सी इकाइयों में विभाजित है, उसे आप जो है आकार के अनुसार बड़े से छोटे में जमाना है। तो बड़े से छोटे में जमाने के लिए कहा गया है। तो देखिए सबसे बड़ा क्या होता है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, वृत्त। तो वृत्त रहता है सबसे बड़ा। उसके अंदर जो है वृत्त बहुत सारे मंडल में बटे होते हैं। फिर मंडल जो है किसमें, परिक्षेत्र में बटे होते हैं। फिर परिक्षेत्र जो है 1 बीट में बटे होते हैं। तो सबसे ऊपर वृत्त हो जाता है, वृत्त के अंदर मंडल आ जाते हैं, मंडल के अंदर परिक्षेत्र, फिर 1 बीट। चलिए यहाँ दिए कोयला क्षेत्र के में भंडारण की दृष्टि से कौन सा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो कोयला भंडारण में सबसे, भंडारण में पूछा गया है ना, तो भंडारण में कौन सा सबसे ज्यादा भंडारण क्षेत्र है, तो मांड, रायगढ़ मांड जो बेसिन है उसमें जो है कोयले का सर्वाधिक भंडारण है। और वही उत्पादन सबसे ज्यादा कोरबा में किया जाता है। चलिए अगला देखिए, अब यहाँ सूची दिए हैं लौह अयस्क क्षेत्र और जिला। तो लौह अयस्क क्षेत्र और जिला आपको सम्मिलित करना है। तो एक लामा चेलिक लामा ये कहाँ है, ये कवर्धा जिले में है। और बोरिया टिब्बू, ये बोरिया टिब्बू कहाँ है, राजनांदगांव में है। 4 गांव, तो 4 गांव कहाँ स्थित है, तो 4 गांव कहाँ स्थित है, कांकेर में है। और दल्ही राजरा कहाँ है, बालोद में है। तो ये आप जान ही रहे हैं सबको, ये सभी लौह अयस्क क्षेत्र है। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बक्साइट के भंडारण क्षेत्र कहाँ है। तो सर्वाधिक बक्साइट के भंडारण क्षेत्र कहाँ है उसे आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा भंडारण कहाँ देखने को मिलता है, जारंगपाट, जमीरपाट और पंडरापाट। तो ये तीनों क्षेत्रों में जो है, जो पाट प्रदेश है वहीं सबसे ज्यादा बक्साइट देखने को मिलेगा। तो जारंगपाट, जमीरपाट और पंडरापाट इन पाट में दिखने का है। उसके बाद देखिए कुदरवाही क्षेत्र किस खनिज का संचित भंडार है। कुदरवाही क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो यहाँ जो है बॉक्साइट क्षेत्र, बॉक्साइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है कुदरवाही क्षेत्र। अगर देखिए छत्तीसगढ़ में गोल्ड फ्लावर में पाया जाता है। तो गोल्ड फ्लावर में पाया जाता है, तो यह जो है कांकेर, कांकेर जो है गोल्ड फ्लावर पाया जाता है कांकेर में। सॉरी, गोल्ड फ्लोराइड, तो गोल्ड फ्लोराइड जो है कहाँ, कांकेर जिले में पाया जाता है गोल्ड और फ्लोराइड। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी बहुमूल्य खनिज एवं छत्तीसगढ़ के स्थान सम्मिलित नहीं है। तो बहुमूल्य खनिजों और उसके स्थान को सम्मिलित नहीं है। तो पहले कौन कौन सा सम्मिलित है देख लीजिए। तो हीरा मैनपुर में पाया जाता है, सही है। गरियाबंद के मैनपुर में हीरा। एलेक्जेंड्राइट या जो है देवभोग में पाया जाता है, ये भी गरियाबंद में ही है। उसके बाद देखिए सीना लोहंडी गुड़ा, तो सीना के लिए लोहंडी, ये सीसा है, सीसा के लिए लोहंडी गुड़ा कहा गया है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। अगर देखिए भोपालपट्टनम कुरंडम, कुरंडम भोपालपट्टनम में पाया जाता है, तो यह जो है सीधा जो है लोहंडी गुड़ा में नहीं पाया जाता। अगर देखिए
यहाँ जो है कुछ नीति दिया गया है, उसका अवधि बताना है आपको। तो जैसे कि ये राज्य महिला उद्यमिता नीति जो जारी किया गया था पिछले वर्ष, तो उसे दिया गया है। तो राज्य महिला उद्यमिता नीति यह कब से कब तक चल रहा है? 2023 से 2028 तक। 2023 से 28 तक के है। और वही जो अभी नया योजना स्टार्ट हुआ है औद्योगिक नीति, वो कब से? 2024 से 2030 तक के लिए योजना नीति लाया गया है। क्या? जो औद्योगिक नीति आया गया है नया, वो वाला। उसके बाद देखिए और कौन सा है, तो यहाँ कौन सा को मिला लिए? सी का 4। तो सी का 4 किसमें दिया गया है? इन दोनों में। उसके बाद देखिए पहला क्या है? कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति। तो ये कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति ये कब आया था? तो ये कब आया था? तो ये जो है 2012 से 2019, तो 2012 से 2019 तक कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण चला था। छत्तीसगढ़ बंद एवं बीमार उद्योग प्रशासन नीति, तो ये कब आया है? तो यह जो कब आया था? 16 से 19 के लिए आया गया था। उसके बाद लॉजिस्टिक पार्क नीति, तो ये छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पार्क 18 से 23 तक के चला है लॉजिस्टिक पार्क नीति। तो इस प्रकार से मेल करेंगे तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, सिंचाई स्रोतों के अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र कुआं का 11,000 हेक्टेयर है, अतः कुआं क्षेत्र का योगदान प्रतिशत नीरा क्या होगा? तो कुआं का जो योगदान प्रतिशत है वो कितना है हमारे छत्तीसगढ़ के सिंचित क्षेत्रों में? तो इसका जो है 0.73% है। तो कुआं जो है 73% तक के जो है इसका योगदान है। तो इकोनॉमिक सर्वे के प्रश्न है ये। अगर देखिए, निम्नलिखित कथन को पढ़ के आपको सही उत्तर देना है, यहाँ असत्य देना है। तो असत्य पूछा गया है, तो कौन कौन सी इसमें से असत्य है आपको बताना है। तो देखिए इसमें कौन से असत्य है उसको पहचान करना है। पहला, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति लिंगानुपात, तो ये पहला ही गलत हो गया। अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार 1020। उसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति लिंगानुपात, तो अनुसूचित जाति के लिए दिया गया है, तो ये जो है सही हो जाएगा। अनुसूचित जाति का इतना ही है 994। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात, तो अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात इतना है, तो ये जो है सही हो जाएगा। और ये अनुसूचित जनजाति का ही मैं पहले बता दिया, तो ये जो है सही है। और ये जो है गलत क्यों था? क्योंकि ये जो अनुसूचित जाति का है ये कितना है? 994 है, ना कि 984। उसके बाद अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात इतना दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो है सही है। तो ये सही हो गया, 1 2 सही है और 3 सही हो गया। उसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण लिंगानुपात, तो छत्तीसगढ़ का ग्रामीण लिंगानुपात पूछा गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये जो है क्या है? ग्रामीण लिंगानुपात 1001 है, तो ये जो है सही है ग्रामीण लिंगानुपात। छत्तीसगढ़ में शहरी लिंगानुपात, तो शहरी लिंगानुपात क्या है? तो ये गलत है। तो इसका कितना है शहरी लिंगानुपात? अब इसमें कम कर देंगे तो 900 जो है 998, तो 998 जो है शहरी लिंगानुपात है। ठीक, तो इस प्रकार जो है इसका कौन कौन सा आंसर जो गलत हो गया? 1 4 और 6 जो है गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित राज्यपाल में से किन्होंने छत्तीसगढ़ में कार्यवाहक राज्यपाल की भूमिका निभाई थी? तो इनमें से कौन कौन जो है कार्यवाहक राज्यपाल की भूमिका निभाए हैं उसे आप देखिए। तो सबसे पहले आप देखिए कौन कौन से हैं। तो दिनेश नंदन सहाय, तो ये जो है पहले राज्यपाल थे। उसके बाद देखिए दूसरे में कौन है? तो ये के जनरल के एम से, तो ये जो है राज्यपाल थे। उसके बाद देखिए सुशील कुमार शिंदे, तो इनके द्वारा जो है ये जो है क्या थे? तो ये जो है कार्यवाहक थे। तो सुशील कुमार शिंदे कार्यवाहक है, नाम नरेश यादव कार्यवाहक थे, और आनंदीबेन पटेल, तो आनंदीबेन पटेल, तो ये तीनों जो है सुशील कुमार शिंदे, राम नरेश यादव और श्रीमती आनंदीबेन पटेल, ये जो है कार्यवाहक के रूप में कार्य किए हैं। तो ये जो है तीनों इसका आंसर हो जाएगा। और वही शिखर दत्त भी राज्यपाल रहे, बलराम दास टंडन भी जो है सबसे ज्यादा समय के लिए रहे हैं, बलराम दास टंडन राज्यपाल के रूप में। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के संबंध में आपको निम्नलिखित कथन पर 2023 के विधानसभा चुनाव के संबंध में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पिछली बार तो नहीं पूछा गया, तो इस बार पूछ सकते हैं, तो उसके आधार पे आपको आंसर देना है। तो यहाँ सत्य कथन बताना है आपको। देखिए तो यहाँ चलिए पढ़ते हैं। यहाँ दिया है, पहला विधानसभा चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तुलेश्वर सिंह मरकाम ने पाली तानाखार क्षेत्र में विजय प्राप्त किया है, तो ये सही है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठन तुलेश्वर सिंह मरकाम द्वारा किया गया था, तो ये जो है क्या हो जाएगा? तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो तुलेश्वर मरकाम द्वारा इसका गठन तुलेश्वर सिंह मरकाम इसके द्वारा जो है जीता गया है अभी वाला। इसका जो है संस्थापक कौन है? गणतंत्र पार्टी के हीरा सिंह मरकाम, तो इसके संस्थापक है, तो ये जो है सही हो जाएगा। तीसरा, इस पार्टी का गठन जनवरी 1991 में किया गया था। इस पार्टी का गठन जनवरी 2000 में किया गया था। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है बी, तो इसका 4 भी जो है सही हो जाएगा। तो 4 1991 में गठित किया गया था, और ये हीरालाल सिंह जो है इसके निर्माण करता है, और अभी जो जीते हैं तुलेश्वर सिंह मरकाम है, तो ये जो है सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए यहाँ काल दिए गए हैं और स्थल, तो काल के आधार पर जो है स्थलों को आपको सम्मिलित करना है। तो चलिए पहला देखिए पूर्व पाषाण काल, तो पूर्व पाषाणकालीन स्थल कौन सा है? तो पूर्व पाषाणकालीन स्थल इसमें देख सकते हैं आप महानदी घाटी, तो दिए गए ऑप्शन में से महानदी घाटी है। सॉरी, सिंघलपुर की गुफा भी दिखा हुआ है, तो सिंघलपुर दिया गया है, तो आप सिंघलपुर को पहले लेंगे, तो पूर्व पाषाण काल जो है सिंघलपुर हो गया। मध्य पाषाण काल में कबरा पहाड़ दिया हुआ है, तो कबरा पहाड़ को लेंगे। उत्तर पाषाण काल के लिए जो है इसमें कौन सा यहाँ दिया गया है? टेरन, तो टेरन नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा? महानदी घाटी और धनपुर जो है गौरपिंड मरवाही का, ये दोनों को इसमें आ जाते हैं उत्तर पाषाण काल में। और नव पाषाण काल के लिए तो बहुत सारे हैं, इसमें टेरम भी एक है, अर्जुनी हो जाता है, और बहुत सारे जो है उत्तर प्रदेश नव पाषाण कालीन स्थल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला देखिए, कोरिया जिले में कोटाडोल स्थल अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, तो कोटाडोल किसके लिए? अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, कोरिया जिले में स्थित है, तो ये सही हो गया। प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य, प्राचीन छत्तीसगढ़ का यहाँ क्या पूछा गया? असत्य पूछा गया है। छत्तीसगढ़ का प्राचीन उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित है, तो उत्तर जो है भाग जो है वो सम्मिलित था, तो ये भी जो है सही हो जाएगा। सुदनुमा नामक देवदासी का उल्लेख सीता बेंगर की गुफा से मिलता है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। इनका सुदनुका नामक देवदासी का उल्लेख जो है कहाँ से? जोगी मारा की गुफा से मिलता है। जोगी मारा विषय को वरुण मंदिर भी माना जाता है, उसे वरुण देव का मंदिर। ठीक, तो ये 1 और 2 जो सही है और 3 जो है गलत है, तो यहाँ असत्य पूछा गया है, तो केवल 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला देखिए, निम्नलिखित कथन में से आपको महाभारतकालीन प्रमुख स्थलों को सुमेलित करना है। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है पूछा गया है, ठीक। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है, इसमें आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहता है। तो देखिए कौन सा इसमें स्थल दिए हैं, उसके प्राचीन नाम दिए हैं। तो रतनपुर को जो है महाभारत काल में मणिपुर कहते थे, तो ये सुमेलित है। सिरपुर को चित्रांगदापुर कहा जाता था। आरंग को आरंगपुर, ये गलत हो जाएगा। आरंग को क्या कहते थे, भांडेर। तो आरंग का नाम क्या था, भांडेर था महाभारत काल में। और खलदारी का खलवाटिका, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित कथन को महाभारतकालीन प्रमुख स्थलों पर विचार करके आपको सुमेलित नहीं है इसे बताना है। तो यहाँ सूची दिया है, उसके प्राथमिक प्रतिमा उनमें कौन सा जो है सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, गुंजी। गुंजी से इनका मिला है, तो पहले है तो ऋषभ देव का गुंजी से मिला हुआ है। तो यहाँ क्या सुमेलित नहीं है पूछा गया है या सुमेलित करने कहा गया है। तो सुमेलित नहीं है दिया गया है, तो पहला भी सुमेलित नहीं होगा। तो इसको जो है सुमेलित करने के लिए दिया गया है, तो इसमें क्वेश्चन ही गलत दे दिया गया है यहाँ। तो देखिए यहाँ किसका गुंजी में कौन से ऋषभ हो जाएगा, भाटागुड़ा का शांतिनाथ, उसके बाद देखिए नगपुरा से सर्वनाथ का, और आरंग से सुमतिनाथ का। तो ये जो है सब सही उत्तर हो जाएंगे। सातवाहन कालीन राजकीय अधिकारी एवं विभाग पर विचार कीजिए एवं सही सुमेलित कीजिए। तो यहाँ दिया गया है अधिकारी के नाम और उनके विभाग। तो सही कौन कौन से हैं, सातवाहन कालीन जो 18 अधिकारियों की सूची मिली है उसी के आधार पे है। देखिए पहला गृहपति दिया गया है, तो सुमेलित करना है सही को। तो गृहपति, द्वारपाल, तो सही सुमेलित करने कहा गया है। धावक, डाकिया, गणक, महासेनाधिपति, रथिक, हाथी पकड़ने वाला अधिकारी। तो ये जो है कौन सा इसमें सही है, तो इसमें सिर्फ एक ही धावक दिख रहा है। ये धावक जो है, जो डाकिया होते थे वे धावक होते थे। उसके बाद देखिए गृहपति जो लिखा हुआ है, तो गृहपति जो द्वारपाल नहीं होते थे, ये जो है जो महल है उसकी देखरेख करते हैं। और गंडक, गंडक जो है एक अधिकारी होते थे। और उसके बाद रथिक जो है सारथी, तो सारथी जो होते थे वो रथिक होते थे। हाथी पकड़ने वाले को क्या कहते थे, इसमें पिल्लूपति कहते थे। पिल्लूपति कहते थे हाथी पकड़ने वाले को। चलिए, तो छत्तीसगढ़ शासक किस अवस्था पर दान देते थे, तो किस अवसर पर छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक जो है दान देते थे। तो देखिए कौन है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, मकर संक्रांति, अक्षय तृतीया। तो इन सभी अवसरों पर जो है कलचुरी शासकों द्वारा दान दिया जाता था। देखिए अगला क्वेश्चन है, भास्कर पंत के आक्रमण के समय रतनपुर किले के बचाव करने वाले किस जमींदार को मराठा ने मार डाला था। तो कौन सा जमींदार था जिसे मारा गया था, तो ये थे राधो सिंह। तो याद रखेंगे इसे, राधो सिंह को जो है जब मारा गया था। अगला देखिए, त्रिपुरी के कलचुरी शासक का अंतिम शासक कौन था। त्रिपुरी कलचुरी शासक के अंतिम शासक किन्हें माना जाता है, तो वह जो है किन्हें माना जाता है, विजय सिंह को। तो विजय सिंह जो है त्रिपुरी कलचुरी शासक के अंतिम शासक है। अगला है, किस पांडुवंशी शासक ने शासन काल में सिरपुर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बनाया था। तो इनके शासक काल में जो है बौद्ध का केंद्र बना था, तो वह था महाशिवगुप्त बालार्जुन के। महाशिवगुप्त बालार्जुन, तो इनके काल को जो है छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। चलिए अगर देखिए, कांकरे के सोमवंश किससे संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कांकरे को ही कहा जाता था प्राचीन काल में। तो यहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कांकरे के सोमवंशी के संबंध में जानकारी। तो यह जो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, गुरूर, सिहावा, खैरागढ़ और तनकापाल, इन सब स्थानों से जो है इनके संबंध में जो है हमें प्राप्त हुए हैं साक्ष्य। तो जो है वहाँ जो शासक थे कांकेर के, उन सब के संबंध में जानकारी गुरूर, सिहावा, खैरागढ़ और तनकापाल, इन जगह से उनके ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं सभी जगहों से। छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरबपुरी वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानी थी। तो इनके शासकों की राजधानी को आपको बताना है आपको। तो देखिए कौन कौन सी राजधानी थी, सरबपुरी, तो सरबपुर था, सिरपुर था और प्रसन्नपुर, ये 3 राजधानी थे। सरबपुर जो है सरबराज द्वारा, प्रसन्नपुर जो है प्रसन्न माता द्वारा, और सिरपुर जो है किनके द्वारा बनाया जाता है, प्रवर राज द्वितीय। तो प्रवर राज द्वितीय द्वारा जो है इसे राजधानी प्रथम द्वारा इसे राजधानी बनाया जाता है। सुदेव राज द्वारा स्थापित किया जाता है सिरपुर को, और प्रवर राज द्वारा इसे राजधानी बनाया जाता है। अगला देखिए, रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको बताना है यहाँ सत्य कथन कौन सा है। पहला है, पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण किया है। तो पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण जो है रत्नदेव द्वारा किया गया था। तो ये जो है सही है। और कहाँ, रतनपुर लिखा हुआ है, लेकिन देखिए तो यहाँ क्या बताना है, पहले देखिए सत्य कथन। तो ये जो है गलत हो जाएगा, रतनपुर में नहीं, वो कहाँ बना हुआ था, तो तुमान में बनाया गया था पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर को। परंतु कौन सा मंदिर था, पृथ्वीदेव प्रथम द्वारा। उसके दरबार में राजशेखर नामक साहित्यकार था। तो राजशेखर नामक साहित्यकार जो है इसके दरबार में नहीं था, ये जो है बंगाल के जो शासक है उनके दरबार में था राजशेखर नामक साहित्यकार। उसने सकल कोषाधिपति की पदवी धारण की थी। तो ये इसके लिए सही कथन हो जाएगा, पृथ्वीदेव प्रथम द्वारा सकल कोषाधिपति की उपाधि धारण किया गया था। उसने सुवर्णपुर उड़ीसा पर अधिकार किया था। तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो ये सकल कोषाधिपति की उपाधि जो है